हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो बस सारी तो हमने रिपोर्ट्स कंप्लीट ही कर ली थी, एक और ये वही वाली बची थी, कॉम्बैक्टिंग टेररिज्म, 8th रिपोर्ट। तो आइए इसको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं आज, और इसी के साथ हमारी ARC की सारी रिपोर्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो मेनली बस इसका आम शब्द में मैं अगर विवरण दूं आपको अगर मैं नॉर्मल सेंस में आपको बात समझाऊं तो मतलब ये टेररिज्म से फाइट करना, ठीक है। कॉम्बैक्टिंग टेररिज्म का मतलब यही होता है कि हम टेररिज्म से कैसे फाइट करेंगे, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और आज आप जानते हैं कि इस टाइम पे टेररिज्म कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इस रिपोर्ट की भी आवश्यकता भी मतलब इसकी इम्पोर्टेंस भी उसी हिसाब से बढ़ गई है। तो आइए क्या है समरी, क्या थे चैलेंजेस और क्या थी रिकमेंडेशंस, इन सबको शॉर्ट में समझते हैं चीज़ों को। तो चैलेंज समझिए उस समय यही रहा होगा भाई कि यहाँ पे ज़रूरत है एक ऐसी हो कि एंटी टेररिस्ट लॉ बने प्रॉपर। उसके बाद तो खैर इसकी रिपोर्ट के आने के बाद तो कई सारी और ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। तो इन्होंने कहा एक कॉम्प्रिहेंसिव और इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि हर तरीके से टेररिज्म से जो है वो डील करे, है ना। तो ऐसा एक फ्रेमवर्क को यहाँ पे लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ऐसा लॉ हो जिसमें हर तरह के सेफगार्ड दिए गए हों ताकि उसका कोई भी मिसयूज ना कर सके। और जो लीगल प्रोविजंस है इसको डील करने की टेररिज्म के साथ में ये एक सेपरेट चैप्टर में रखी जा सकती हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंदर। टेररिज्म की डेफिनेशन के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ पे ज़रूरत है, उन्होंने कहा कि टेररिज्म की डेफिनेशन को और ज़्यादा क्लियरली आप जो है वो डिफाइन करिए और लिखिए कि वो सारे क्रिमिनल एक्ट जो कि हो सकते हैं, है ना, जो टेररिस्ट हो सकते हैं नेचर में, उनके कायदे से आप डिफाइन करिए साइलेंट फीचर्स इस डेफिनेशन के। ये यहाँ पे दीजिए जैसे कि आपका यूज़ फायर आर्म्स का अगर हुआ है, कहीं एक्सप्लोसिव का हुआ है, या कोई भी ऐसे सब्सटेंस का हुआ है जो कि लाइफ या फिर प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है या इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर लेता है ना। या इसमें जो है मिलिट्री की इंपॉर्टेंस का काम है, या ऐसा कुछ कि जो है पब्लिक फंक्शनरीज का कोई असैसिनेशन हुआ है, मारा गया है उनको, है ना। यहाँ पे जो है डराने के लिए कोई नेशनल इंटीग्रिटी सिक्योरिटी या सोवेनिटी हमारे इंडिया की कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए दिक्कत दे रही है ना। और तो जो है ऐसे लोगों को टेररिस्ट घोषित किया जाए, है ना। डिटेंशन, किसी भी ऐसे इंसान को डिटेंशन में रखा जाए जो, या डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन और थ्रेट टू किल और इंज्योर एनी पर्सन टू फोर्स द गवर्नमेंट टू एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। अगर कोई बंदा ऐसा कहता है कि भैया देखो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, गवर्नमेंट को रोक रहा है कि हम मार डालेंगे, तो ऐसे इंसान को जो है वो यहाँ पे जो है वो रोका जाए, है ना। और मतलब ऐसा बंदे को बुलाया जाए उसके अंदर। उसके बाद कुछ मटेरियल सपोर्ट कोई दे रहा हो जिसमें आपका फाइनेंसेस हो, या मतलब ऐसा कोई एक्टिविटीज़ जो है वो बेसिकली कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए काम कर रहा हो तो भी इसको उसके अंदर लाया जाए। कॉमन कुछ ऐसे एक्ट्स या पोजेशंस वगैरह, कई सारे आर्म्स वगैरह को लेके, है ना, मेंबर्स के द्वारा, सपोर्टर्स के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इसमें आने चाहिए, जो कि जिस जिस ऐसे ऐसी हरकतों की वजह से अगर मान लीजिए लाइफ का लॉस होता है, किसी को चोट पहुंचती है ना, ये डैमेज होता है प्रॉपर्टी का, ठीक है, ऐसे सारे एक्ट्स को इसके अंदर लाना चाहिए। उसके बाद हम बेल प्रोविजंस की अगर बात करें, किस बेसिस पे बेल मिलेगी, तो इन्होंने कहा कि बेल को लेते हुए लॉ ऐसा प्रोवाइड हो कि जो है, तो in spite of anything contained in the code, no person accused of an offense punishable under this act shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless the court gives the permission prosecutor an opportunity to be of being heard। मतलब ऐसा कोई भी बंदा जिसने ऐसा कोई ऑफेंस करा है जो कि जिसको सजा मिलनी है इस एक्ट के अंदर, अगर वो कस्टडी में है तो उसको आप बेल पे नहीं छोड़ोगे, ठीक है, जब तक के लिए कोर्ट जो है वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको एक अपॉर्चुनिटी ये सुनना, मतलब जब तक हियरिंग नहीं हो जाती है, ठीक है, सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक नहीं आप बेल दोगे। दूसरी बात ये कि जब जहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ना, वो अगर बेल को रोक रहा है, बेल की एप्लीकेशन को अपोज कर रहा है किसी अक्यूज्ड की, है ना, कि भैया तुम इसको बेल पे ना जो है वो छोड़ो, तो कोई भी पर्सन, नो पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर अंडर दिस एक्ट or any rule made under the rule shall be released on bail until the court is satisfied that there are grounds for believing that accused is not guilty for committing such offense। तो मतलब चाहे
जितना भी कह लो कि भैया छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ेंगे नहीं जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा कि ये बंदा जो है इसकी गलती नहीं है और ऐसा ऑफेंस इसने नहीं करा है। ठीक है, एक पीरियड 1 साल के पीरियड के बाद, है ना, जब तक डिटेंशन का पीरियड है उसके 1 साल के पीरियड के बाद जो है ऑफेंस केस एक्ट के अंदर प्रोविजन जो हो सब सेक्शन की जिसमें ये सेक्शन अप्लाई हो। उसके बाद यहाँ पे एक रिव्यू कमेटी जो है वो सारे केसेस को देखे वगैरह, है ना, जो भी डिटेन के केसेस हैं पीरियोडिकली इसको देखे, एडवाइस करे प्रोसिक्यूशन को रिलीज को लेके, है ना, जो बंदा है उसको बेल पे जो है रिलीज को लेके जो है एडवाइस करे, और प्रोसिक्यूशन जो है वो ऐसी एडवाइस को माने भी। प्रोसिक्यूशन क्या होते हैं? जो कि लीगल प्रोसीडिंग करते हैं अगेंस्ट द पर्सन हु हैज सम क्रिमिनल चार्ज। ठीक है, अब पीरियड ऑफ डिटेंशन क्या होना चाहिए? रिमांड पे कितने दिनों के लिए रख सकते हैं, मतलब जो अपने पास रखा जाता है, कस्टडी में रखा जाता है, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे क्या पीरियड होना चाहिए डिटेंशन का? तो इन्होंने रिकमेंड करा कि टेररिस्ट के लिए और दूसरे रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए पीरियड ये प्रोवाइड करा जाना चाहिए सेक्शन 167 में सीआरपीसी के, है ना, जो लिखा है वो अप्लाई हो, है ना, ये यहाँ पे मॉडिफाई करा जाए सब सेक्शन 2 में, और यहाँ पे 15 दिनों का जो है रेफरेंस हो, और 15 से 90 दिनों का, 60 दिनों का, है ना, जहाँ पे भी ये हुआ है ये यहाँ पे रेफरेंसेस उस हिसाब से हो, है ना, 90 डेज का जो भी हो, जिस हिसाब से भी हो उस हिसाब से यहाँ पे जो है वो देखा जाए। उसके बाद जो कन्फेशन हो पुलिस ऑफिसर के सामने, उसको लेके बात क्या है? कन्फेशन जो कि पुलिस के सामने होगा, है ना, ये एडमिसिबल होगा, ये रिकमेंड करा है रिपोर्ट ने, है ना, ऑन पब्लिक ऑर्डर, बट दिस शुड बी डन ओनली इफ कॉम्प्रिहेंसिव पुलिस रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय कमीशन आर कैरिड आउट। ये तभी होगा जब, जैसा कि रिपोर्ट्स ने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए जो सजेस्ट करा है, अगर वो सारे सजेशन लागू होते हैं, ठीक है, वो रिफॉर्म्स आते हैं, अगर पुलिस रिफॉर्म्स आते हैं तभी ये चीज़ लागू होगी यहाँ पे। तो तब तक के लिए कन्फेशन जो है वो जिस तरह के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने करे जाते थे वैसे ही रहेंगे सेक्शन 164 सीआरपीसी के अंदर। तो प्री अजम्पशंस अंडर द लॉ बात करें तो कुछ लीगल प्रोविजन जो है वो इनको इंक्लूड करा गया है प्री अजम्पशन को लेके, है ना, अगर ये प्रूव होती हैं तो जैसे कि आर्म्स और एक्सप्लोसिव्स, है ना, बम हम रखा है या हथियार रखे हैं, वेपन्स रखे हैं, या कोई भी तरह का डेंजरस सब्सटेंस रखा है, अगर ये मिलता है ना, अक्यूज के पास से अगर ये सब कुछ बरामद होता है तो यहाँ पे एक रीज़न होना चाहिए ये मानने का कि ऐसे आर्म्स या एक्सप्लोसिव या दूसरे सब्सटेंसेस, है ना, इस तरीके के इसको हम जो है वर यूज इन द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, है ना, ये मतलब जो है वो इस ऑफेंस के लिए हम यूज़ कर रहे थे, या फिर एविडेंस हो किसी एक्सपर्ट का, फिंगरप्रिंट का अक्यूज्ड के, या कोई भी दूसरा मतलब ऐसा एविडेंस हो, है ना, जो साइट पे मिले कि ऑफेंस या कोई दूसरी चीज़ आर्म्स वगैरह व्हीकल वगैरह इसका कोई कनेक्शन है इससे, है ना, ऐसे ऑफेंस से, तो कोर्ट यहाँ पे इंटरफेरेंस कर सकती है अगेंस्ट द अक्यूज, मतलब यहाँ प्रूफ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर किसी ने रखा है तो। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये प्रूफ होता है कि अक्यूज्ड जो है वो कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रहा है ऐसे पर्सन को जो कि किसी टेररिज्म में शामिल था, तो कोर्ट यहाँ पे एडवर्स इंटरफेरेंस यहाँ पे भी कर सकती है अक्यूज के अगेंस्ट। उसके बाद रिव्यू कमेटी की बात करें तो देखिए कि स्टैट्यूटरी रिव्यू कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है, जो देखेगी हर एक केस जो भी रजिस्टर हुआ है उसको समझेगी, जानेगी, 30 दिनों के भीतर इसको करना चाहिए उसके रजिस्ट्रेशन के बाद। और जो रिव्यू कमेटी है यहाँ पे ये खुद को सेटिस्फाई करे, देखिए कायदे से केस को सामने समझे, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने कायदे से समझे, ये कमेटी रिव्यू करे केस को हर एक केस को हर एक क्वार्टर पे, ठीक है, मतलब समझ लो 3 तिमाही। उसके बाद कुछ स्पेशल कोर्ट्स की बात करते हैं, तो प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, है ना, ट्रायल के पर्पस के लिए टेररिज्म रिलेटेड केसेस को लेके ये यहाँ पे बनानी चाहिए इन द लॉ ऑफ टेररिज्म में। कोई दूसरे स्पेसिफिक प्रोविजन जो कि ऐसे स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड है ये भी इसमें लिखनी चाहिए। ऐसे कोर्ट जो हैं वो सेटअप होंगे जब भी इनकी ज़रूरत महसूस होगी। उसके बाद बात करते हैं पोजेशन ऑफ आर्म्स एक्सेट्रा की, तो जो प्रोविजन है पेनाल्टी लगाने का किसी भी अनऑथराइज पोजेशन अगर आपने पोजेस कर रखा है, अपने पास रखे हैं कोई भी आर्म्स या एम्यूनेशन, है ना, ऐसे नोटिफाइड एरिया में, या अनऑथराइज एक्सप्लोसिव अपने पास रखे हैं, वेपन्स रखे हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बायोलॉजिकल या केमिकल सब्सटेंसेस रखे हैं जो कि वॉरफेयर में है, ठीक है, तो एज वेल एज नॉन नोटिफाइड एरियाज में भी अगर रखे हैं तो ये आपके टेररिज्म के मतलब ये इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इसको लिखना चाहिए लॉ ऑफ टेररिज्म में, ये सारी बातें लिखनी चाहिए कि ऐसा बंदा फंसेगा।
ठीक है। उसके बाद फेडरल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट टेररिस्ट ऑफेंसेस, तो कमीशन ने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो है कमीशन वुड लाइक टू रीइंट्रेट द रिकमेंडेशन मेड इन इट्स रिपोर्ट ऑन पब्लिक ऑर्डर, है ना, ऑन द क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड डिवीजन इन द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट टेरर ऑफेंसेस। ठीक है, अब इन्होंने ये भी कहा है कि सीबीआई के अंदर एक जो है एक ऐसी स्पेशलाइज्ड डिवीजन हो, एक स्पेशलाइज्ड इसके अंदर एक डिवीजन बनाई जाए जो टेरर ऑफेंसेस को डील करे। यहाँ पे ये बात इंश्योर कराई जाए कि जो डिवीजन है सीबीआई की, इसमें पर्सनल है ना, एक उनमें सब बढ़िया है, एकदम भाईचारा वाला है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं, बढ़िया लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, और समझदार हैं, अच्छे हैं, और अच्छे क्या है मतलब एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, और इन्होंने कुछ मतलब इन्वेस्टिगेशन में सब एक्सपर्टाइज को आपको यूज करना की हेल्प भी लेनी है टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस में। जो आज़ादी है, जो इंडिपेंडेंस है इस एजेंसी की, इसको देना बहुत ज़रूरी है ना, ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा तो ये खुल के काम नहीं कर पाएगी। अपॉइंटमेंट इसका आज़ादी से हो, और क्या कहते हैं इसमें फिक्स टेन्योर भी हो इसके पर्सनल का, ये नहीं कि बस ज़िंदगी भर कर रहे हैं तो फिर बिक जाएंगे दूसरों के हाथों। फिर मेजर्स जो कि फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स क्या हैं, तो देखिए इसके लिए रिपोर्ट ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो पीएमएलए है, ये अमेंड करा जाए, और इसको यहाँ पे इसमें लिस्ट जो है ऑफेंसेस की, है ना, उसको और बढ़ाई जाए, स्कोप और उसका आउटरीच और बढ़ाया जाए, और स्टेज जहाँ पे सर्च और सीजर एक्शन जो है वो लिया जा रहा है, मतलब ढूंढो और जब्त करो लिया जा रहा है पीएमएलए के अंदर, इसको ये जो है ये एडवांस केसेस में हो, इसमें आपका है ना, जो 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 एडवांस केसेस हैं जिसमें आपका काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्शंस हैं, तो काफ़ी अच्छे सेफगार्ड्स लिए जाएं, है ना, ऐसे केसेस में, और ये जो है एग्जामिन करें कि ये जो इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के बीच में और दूसरे इंटेलिजेंस कलेक्टिंग और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बीच में, इसको मजबूत बनाया जाए, और कुछ प्रोविजन जो पीएमएलए की हैं ये दी जाए ऑफ द पीएमएलए डेलीगेटेड टू देम बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, जो भी इनको दिया है, मतलब जो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको पीएमएलए को जो कुछ प्रोविजंस दी हैं वो यहाँ पे मजबूत बनाई जाए। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग रिजाइम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के भीतर, इनको इसको और एक्सटेंड करें, और इसमें हाई रिस्क सेक्टर्स जैसे कि आपका रियल एस्टेट वगैरह आते हैं, इसमें बहुत घपलेबाजी होती है, इन सबको भी इंक्लूड करें। यहाँ पे ज़रूरत ये भी है कि मजबूत बनाए क्या कहते हैं कैपेसिटी जो कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की है, ताकि यहाँ पे फ्यूचर में जो चैलेंजेस होने वाले हैं उनको भी ये समझ सके, मीट कर सके। क्या मेजर्स हैं फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के अगेंस्ट? मेजर्स ब्लॉक करने के लिए जो फंड्स का फ्लो होता है फाइनेंसिंग करने में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को, उसके लिए कहा है कि एक स्पेशलाइज्ड सेल को क्रिएट करने की ज़रूरत है ना, जो स्पेशलाइज्ड सेल में बी क्रिएटेड इन द प्रपोज्ड जो आपका नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर है, वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सेल हो जिसमें आपके एक्सपर्ट हो यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस के और होम अफेयर्स के और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के, है ना, जो एक प्रॉपर एक्शन लें फाइनेंशियल, अगर कोई भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है कई सारे सोर्सेज से, और आगे डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो कि डील करती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, जो कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो एजेंसी डील करती हैं, इनको ये सेटअप कर सकती हैं एंटी टेररिस्ट फाइनेंस सेल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एफर्ट्स वगैरह ये ले सकती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज का इसमें इन्वॉल्व हो सकता है ताकि काउंटर करें टेररिज्म एक्टिविटीज़ को। ठीक है, और फटाफट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में कई सारे केसेस में या ग्रुप ऑफ केसेस में जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होते हैं, तो इसमें टीम्स की ज़रूरत है, टीम्स को फॉर्म करें, है ना, एजेंसी के अंदर खूब सारी टीम हो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मिल जाए कि भैया तुम जाओ और ऑफेंसेस जो कि टेररिज्म से रिलेटेड हैं उनको कायदे से इन्वेस्टिगेट करो, है ना। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें कुछ ऑफिसर्स वगैरह को इसमें इंक्लूड कर सकते हो जिनके पास जो जो स्पेशलाइज्ड हैं इस फील्ड में, है ना, और अच्छे शॉर्ट पीरियड में ये काम आपको करना है ना, या कह सकते हो 3 से लेके 6 महीने के भीतर ये काम आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली बात हो गई। फिर क्या है रोल ऑफ सिटीजन, सोशल सोसाइटी एंड मीडिया, है ना, क्या रोल है जनता का, सिविल सोसाइटी का और मीडिया का टेररिज्म से फाइट करने में, एडुकेशन इनकी क्या ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी ने प्रपोज करा है एक स्कीम, है ना, ये कैसे आप बढ़ा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को, है ना, या अपनी मर्जी की जो वॉलंटरी एजेंसीज हैं उनको या एनजीओज वगैरह को जो कि आपका स्कूल एजुकेशन में जो है वो इंगेज्ड है ना, और जो है प्रमोशन करती हैं एजुकेशन का फॉर पीस विद इन द कंट्री, है ना, शांति बनाए रखो, ये बात समझाती हैं। ये सारे इनिशिएटिव की ज़रूरत है कि इन लोगों को बढ़ावा दें, पैसा प्रोवाइड करें, मटेरियल सपोर्ट दें, है ना, ताकि ये लोग अपना काम करें।
आसानी से जो है एक्सटेंड जो ईज़ीनेस है स्कीम को एक्सटेंड करने की रिलीजियस स्कूल्स में, है ना? ये भी यहाँ पे ज़रूरत है कि ये एग्ज़ामिन हो। और अच्छा, मीडिया का क्या रोल है? हमने वो एजुकेशन में जान लिया ना, सिविल सिटीज़न, सिविल सोसाइटी, मीडिया, है ना? यहाँ एजुकेशन है, यहाँ पे मीडिया का क्या रोल है? तो जो पोटेंशियल है आपका, जो आपकी जो ताकत है मीडिया की एजुकेशन को फैलाने में, अवेयरनेस को फैलाने में, है ना? इसको जो है वो नीड टू बी टेप्ड टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ सिटीज़न्स, है ना? इसको क्या करना है कि मतलब यहाँ पे इसको जो है इसकी हेल्प से हमें सिटीज़न्स की जो है कैपेसिटी जो है किसी भी पब्लिक डिसऑर्डर को डील करने की उससे बढ़ानी है। पर्टिकुलरली बात करें तो टेररिस्ट वायलेंस जो बढ़ रहा है उससे डील करने की जो सिटीजन की कैपेसिटी है उसे हम बढ़ा सकते हैं मीडिया के माध्यम से, उसकी अवेयरनेस के माध्यम से, उसके द्वारा एजुकेट करने के माध्यम से। अब जो मीडिया है यहाँ पे इसको इनकरेज करा जाना चाहिए ताकि ये यहाँ पे एक सेल्फ रेगुलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको इनकरेज ये जो है कंडक्ट करे और रेगुलेट करे, ताकि सॉरी इन्वॉल्व करे। अ, अरे 1 मिनट रुको, फिर से बता देते हैं। जो मीडिया है यहाँ पे इनकरेज इनको इसको इनकरेज करा जाना चाहिए ताकि इवॉल्व करे एक सेल्फ रेगुलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट को, है ना? ताकि यहाँ पे क्या होगी, जो पब्लिसिटी है जो निकल के आ रही है टेररिस्ट अटैक से, ये टेररिस्ट को हेल्प ना करे उनके एंटी नेशनल डिज़ाइन में, जो वो एंटी नेशनल चीज़ें करना चाहते हैं उसमें उनको मदद ना मिल सके। आखिरी में आइए बात कर लेते हैं कंक्लूजन की अपनी छोटी सी रिपोर्ट की। तो डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी और अच्छी गवर्नेंस, हाँ, और रूल ऑफ लॉ, ये जानते हैं सब आपस में मिले हैं ताकि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, अच्छा हमारा कुछ हो सकता है। अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो हमारी शांति में भी दिक्कत आएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो भी नहीं पाएगा ऐसे तो। ये टेररिस्ट तो बहुत बेकार चीज़ें हैं, सोशल क्लाइमेट ख़राब कर देते हैं, पॉलिटिकल जो है दिक्कतें लेकर आते हैं, इकोनॉमिक जो है इनस्टेबिलिटी हमारे भारत में, कंट्री में, मतलब कंट्री में, किसी भी कंट्री में आ सकती है ना? और मर भी सकते हैं लोग। तो जो एंटी टेररिज्म स्ट्रैटेजी है यहाँ पे देखिए, इससे क्या कर सकते हैं आप टेररिस्ट के एक्ट को ना सिर्फ रोक सकते हैं, है ना? बल्कि बहुत सारी जानें बचा सकते हैं, सोसाइटी को टूटने से रोक सकते हैं। हुँ? और ये सारी बातें हैं ही हैं, तो यही सारी रिकमेंडेशंस ये कहती हैं कि भई देखो सिक्योरिटी बढ़ाओ, है ना? एजेंसी बढ़ेंगी, हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, है ना? लीगल फ्रेमवर्क रहेगा और टेररिस्ट को पैसा नहीं मिलेगा तो हमें फ़ायदा ही होगा, है ना? तो यहाँ है कि मतलब सिविल सोसाइटी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, मीडिया प्ले कर सकती है, हमारे भारत के नागरिक इक्वली फाइट कर सकते हैं टेररिज़्म से। हुँ, तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। हाँ, तो चलिए अब यहाँ पे थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and please share your views in the comment box. And if you want to watch this video on Facebook, like the page Sirf IAS, you can watch this video there also. If you are watching this video on Facebook, you can watch the video on YouTube also. And my Twitter, Insta and Telegram, all the social medias account link is in the description box. If you want to follow any of them, you can do the same. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.